हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ चुके हैं। ये लोग कौन होते हैं? जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, 5 ईयर की टर्म के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर में जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, वो इनका काम होता है। अब बात ये आती है कि ये पॉलिसीज़ और लॉज तो गवर्नमेंट बना देती है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इनको लागू करने का काम कौन करता है? जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो करते हैं उनको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी, या उस ब्यूरोक्रेसी का क्या नाम होता है? वो उसे बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग परमानेंट होते हैं, ये कोई 5 ईयर या 6 ईयर की टर्म के लिए नहीं होते। ये जब तक इनकी जॉब लगती है तब से लेके जब तक इनकी रिटायरमेंट की एज होती है तब तक ये लोग अपना काम करते हैं, इसलिए इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जैसे IAS, IPS या और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट की एज तक काम करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन होते हैं ये लोग। अब बात देखिए, क्वेश्चन क्या आता है? हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स ने बना दी पॉलिसीज़, सारे डिसीजन ले लिए, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो कौन सा ऑर्गन करेगा? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा है? PM, मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जिसको क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और इसमें अंदर कौन कौन से आते हैं? ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन लोग आते हैं? सिविल सर्वेंट्स। उनको क्या बोला जाता है? सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो अब क्या समझे आप कि पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको लागू करने, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी करती है, जिसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन से लोग आते हैं? सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, अपनी फील्ड में ये पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, तो इनको उस बारे में पूरी जानकारी होती है। मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ये वाली एजुकेशन होनी चाहिए। इसलिए वो लोग तो बस जनता उनको चुनकर भेज देती है, वो सिर्फ कानून बना लेते हैं। इन्हीं लोगों की मदद से ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट तो वही लोग करेंगे ना जो इस चीज़ में पढ़ाई लिखाई कर चुके होंगे, जो स्किल्ड होंगे, जिनको पता होगा। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको कि अपने काम के बारे में पता होता है और वो ढंग से उस काम को कर पाते हैं। काम इनका एक तो पॉलिसीज़ को लागू करना होता है, इसके अलावा क्या कहते हैं? असिस्ट द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री में रेल मिनिस्टर कोई कानून बनाते हैं, कोई लॉ बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो उसको लागू करने के लिए पूरी मैकेनिज़्म जो चाहिएगा वो लोग चाहिएंगे जो उस बारे में जानते होंगे, तो वो उसको फिर लागू करने का काम वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं। तो इस तरह से ये स्किल्ड लोग होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, जो कामों को आगे करते हैं, मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को, और कंट्रोल और सुपरविज़न में किसके रहते हैं? मिनिस्टर्स के। वो मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये लोग आते हैं, जिसके लॉज को, जिसके पॉलिसीज़ को लागू कर रहे होते हैं, तो ये लोग मिनिस्टर्स के सुपरविज़न में जो है अपना काम करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट वायलेट द पॉलिसीज़ ऑफ लेजिस्लेचर। इसके अलावा ये किसी भी तरह से लेजिस्लेचर जो भी पॉलिसीज़ बनती है उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब इनका काम सिर्फ उनको लागू करना है, उसमें वो अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनको जो है जवाब देना होता है मिनिस्टर्स को, जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ता है, जो भी पॉलिसीज़ को वो बनाते हैं और ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टू हैव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। मिनिस्टर्स का ये काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल रखें, देखें कि वो लोग अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए कई बार इनके बीच में मनमुटाव भी आ जाता है, क्योंकि जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं कहते हैं कि हमें सारी जानकारी है, हम सारा काम करते हैं, और मिनिस्टर्स हम पे रौब चलाते हैं। लेकिन इसका कोई वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से मेंशन है कि जो एग्जीक्यूटिव, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उनको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा मिनिस्टर्स के अंडर, जो कि उनको जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। अब क्या आता है कि
इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को क्या होना चाहिए, शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है कि देखिए 5 साल, हर 5 साल में सरकार बदल भी सकती है, सेम सरकार भी आ सकती है, तो इनको पॉलिटिकली बाइज्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक सरकार के लिए इनको ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो, उसकी नीतियों को अच्छे से करें, फिर दूसरी आ जाए, मान लीजिए वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो ये लोग मना करें। ऐसा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। चाहे कोई भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, इनका काम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, उनके मामलों में टांग अड़ाना या किसी को अच्छा और बुरा कहना इनका काम नहीं है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में जो है क्या आता है, क्या सिस्टम होता है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही मिला जुला सा, बहुत मुश्किल सा सिस्टम है जिसको समझने में मुश्किल हो सकती है। तो इसमें क्या क्या आता है, ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिसमें कि जो भी नौकरियाँ लगती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगती हैं, जैसे कि IAS हैं, IPS है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसके अलावा स्टेट सर्विसेज आती हैं। हर स्टेट भी अपने यहाँ पे एग्ज़ाम कराते हैं, उन एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो वहाँ के उस स्टेट के गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो स्टेट सर्विसेज में आते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट में भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अब सिविल सर्वेंट्स को इम्पार्शली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अच्छा, अब बात ही आ जाती है कि इनको चुना कैसे जाता है। देखिए, इनको चुनने का तरीका होता है, इसके लिए एक पूरा का पूरा बोर्ड बना हुआ है जिसको बोला जाता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि उसने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया या UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो UPSC का क्या है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आपको कहीं पे करनी है तो उसके लिए आपको UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा। जब आप उस मेरिट में आएंगे तो आपको जो है फिर वो नौकरी दी जाएगी। इसमें किसी तरह का ये नहीं होता है कि पसंद नापसंद के हिसाब से नौकरी दी जाती है, मेरिट के हिसाब से नौकरी दी जाती है। मेंबर्स अपॉइंटेड फॉर फिक्स टर्म। इसके अलावा फिक्स टर्म के लिए उनको रखा जाता है, जो भी उनकी रिटायरमेंट की एज होती है तब तक उनको रखा जाता है, उससे पहले उनको नहीं हटाया जा सकता है, ताकि वो मिनिस्टर्स को खुश होने के चक्कर में काम ना करें। अगर वो कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से मशीनरी होती है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हटाने का तरीका अलग है, अदरवाइज़ उनको नहीं हटाया जा सकता, उनका टर्म फिक्स होता है। ऐसा ही सेम स्टेट लेवल पर होता है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसके अंडर एग्ज़ाम होते हैं, जिसको पास करने के बाद स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब लगती है। इसके अलावा आप देखिए क्या है कि रिजर्वेशन का भी प्रोसीजर रखा गया है, ताकि समाज के हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल सके हर जगह पे, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी। इसलिए SC STs और OBCs के लिए भी UPSC और स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जो है रिजर्वेशन दी गई है। अब इनके अंदर आते कौन है, देखिए आपने सुना होगा कि कलेक्टर है, उस स्टेट का कलेक्टर है, उस जगह का कलेक्टर है, तो वो कलेक्टर कौन होते हैं, वो IAS ऑफिसर्स होते हैं। IAS ऑफिसर जो होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का UPSC का एग्ज़ाम पास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके अलावा IPS होते हैं, जिसमें IPS में जो पुलिस सर्विसेज में होते हैं, पुलिस सर्विसेज में भी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनकी कहीं पर भी पूरे देश में पोस्टिंग कर सकती है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनके खिलाफ, ये जिस स्टेट में लगे हुए हैं वो स्टेट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। अब आ जाता है कि इन लोगों का काम जो है, कॉमन पीपल उसके बारे में कैसा सोचते हैं। देखिए, कॉमन पीपल के बारे में ज़्यादातर यही राय है कि ये लोग अपना काम जो है बहुत ठीक से नहीं करते हैं, जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये लोग आम जनता में यही है कि ऑर्डिनरी पीपल इसको इनसेंसिटिव मानते हैं, तो उसको ठीक करने के टाइम टू टाइम बहुत सारी कोशिशें की जाती रहती हैं, जिसमें एक मेन टूल उभर के आया है RTI, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि जनता जो है RTI फाइल कर सकती है कोर्ट में, और ये किसी भी ऑर्गन से गवर्नमेंट के ये पूछ सकती है कि भाई ये काम था, ये पॉलिसीज़ थी, ये इस वाले गवर्नमेंट ऑफिस को करना था, ये इसने अब तक क्यों नहीं करा, ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करा, ज़्यादा टाइम क्यों लग गया, और फिर उनको वो आंसर करना पड़ेगा। तो ये इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और सेंसिटिव बनाने का एक तरीका है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है कि किस तरह से इन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से ये अपना काम करेंगे और किस तरह से इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये होती है हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो वास्तव में सारा काम जो है सरकार का आगे करती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।